पूरे कश्मीर के मुसलमान सड़कों पे थे, नारे लगे कश्मीर में रहना होगा, अल्लाह अकबर कहना होगा। एक कश्मीर के हिंदुओं अपनी औरतें यहाँ छोड़ा, मर्द यहाँ से दबाओ जाओ। अपने कश्मीर जहाँ कश्मीर में नहीं रोका तो हिंदुस्तान के कोने कोने में कश्मीर उभर के आएंगे। हिंदू और सिखों की लाशों के ऊपर पाकिस्तान बना। वहाँ के 11-12 साल की हिंदू लड़की को उठा के ले जाते हैं। तीसरे दिन वहाँ के मुल्ला है, मियाँ मुट्ठू बोलते हैं उसको, वो इसमें एक्सपर्ट है। दूसरे दिन वो टीवी के सामने उनको लाता, कहता है कि भाई अपनी मर्जी से मुसलमान। जब जिहादी AK-47 राइफल लेके गली मोहल्लों गाँव शहर में कश्मीरी हिंदुओं को चुन रहे थे, मार रहे थे, तो ये फारूक अब्दुल्ला उसी रात को रिजाइन करता है, भाग जाता है कायर। और वो जो कुछ चुन के मारेंगे जहाँ पे मारेंगे, क्योंकि आपका सोशल मीडिया का जमाना है, वही दहशत क्रिएट करनी न्यूज। चलते आतंकवादी घुसते हैं, चलते आतंकवादी बाहर जाते हैं। वो कश्मीर के आतंकवादी नक्सली की तरह नहीं है जो जंगलों में रहते हैं, वो घरों में रहते हैं। फारूक अब्दुल्ला अभी बोला 370 हटाने के बाद बोला हम चाइना से अपील करेंगे कि हमको 370 दिलाए। ये देश छोड़ रही है तो क्या। तारीख 19 जनवरी साल 1990, उस दिन से कश्मीर घाटी में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसने पूरे देश को झकझोर के रख दिया। आज 33 साल हो गए हैं, कश्मीरी हिंदू लगातार पलायन दिवस मना रहे हैं। कब कश्मीरी पंडितों को न्याय मिलेगा? एक फिल्म आती है कश्मीर फाइल्स, तो लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन कोई भी बाहरी व्यक्ति आके उसे प्रोपेगेंडा फिल्म बता देता है, कहता है ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। देश का युवा इसलिए ये फिल्म नहीं देखता क्योंकि उसको लगता है कि कई लोग इसे नफरती फिल्म कह रहे हैं। आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ ललित अंबरदार हैं। ललित जी पिछले कई वर्षों से, लगभग 33 वर्षों से ही इस मुद्दे को लगातार मेन स्ट्रीम मीडिया में लाने का प्रयास कर रहे हैं। सफल भी हुए, असफल भी रहे। आज इस पर फिर से चर्चा करेंगे। ललित जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय मुझे दिया। पहला सवाल तो यही है कि 19 जनवरी एक डे है। ऐसा नहीं हुआ होगा कि रात में ही उठ के ये सारी चीज़ें हो गई होंगी। कई मीडिया रिपोर्ट्स कहती है कि 4 जनवरी को अखबारों में छप गया, फिर अजान में ये चीज़ सुनाई जाने लग गई, लेकिन प्रोसेस तो पहले शुरू हो गया होगा। कब वो प्रोसेस शुरू हुआ? देखिए, पिछले 700 साल में कश्मीरी हिंदुओं का पलायन कश्मीर से 7 बार हो चुका है। 7वां भारत की सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन तले आज़ादी के लगभग 40 साल के बाद, सो कॉल्ड आज़ादी के बाद, वो हिंदुस्तान की पार्लियामेंट की नाक तले हुआ, जो 1990 में हुआ। और मैं ये बताना चाहता हूँ आपको नरसंहार की कंटेम्प्रेरी सेंस में ये बताना चाहता हूँ कि नरसंहार एक प्रोसेस होता है, एक दिन में नहीं होता है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, एक दिन में नहीं होता, इसी प्रोसेस होते हैं। पहले जिस कम्युनिटी को का नरसंहार करना, उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। उसको आइडेंटिफाई करके उसके ऊपर ताने कसे जाते हैं, उसकी बेइज्जती की जाती है, बात पे किसी न किसी तरीके से उसको नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है। दूसरा होता है उसके जो हक हैं, उसके जो प्रिविलेजेस हैं, उसके जो राइट्स हैं, उसको कर्ब करने की कोशिश की जाती है। तीसरा, कई स्टेजेस है, मैं शॉर्टकट में आपको बताऊं। तीसरा एक ट्रायल किया जाता है, चलो करते हैं, मारते हैं, देखें क्या हो जाता है, ठीक है। फिर चौथा फाइनल असॉल्ट होता है। हम इन सब परिस्थितियों से गुजर चुके हैं। जैसे मैंने बोला, वो ताना कसना, ये कायर हैं, ये वो लोग हमको भी बोलते थे। वहाँ पे भी हम में से कई लोग, तो हम तो नहीं साइन करते थे, ये लोग मुंह पे सुना देते थे, तिरंगा छाती पे लेकर घूम के चलते थे, हमको बोलते तुम हिंदुस्तान के एजेंट हो। शेख अब्दुल्ला ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि जो कश्मीरी हिंदू हैं वो सेंटर के एजेंट्स हैं। इसका मतलब वो हमको 5th कॉलमनिस्ट बोल रहा है। 5th कॉलमनिस्ट होता है जो शत्रु देश है उसके एजेंट्स को बोलते हैं, 5th कॉलमनिस्ट बोलते हैं। देखिए, हिंदुस्तान में कोई प्रतिक्रिया भी नहीं हुई। तो ये सब चलता रहा। 1986 में दक्षिण कश्मीर के अंदर उन्होंने हमला किया, कश्मीरी हिंदुओं के ऊपर पूरी तरह से मंदिर तोड़े, उनके घरों को तोड़ा, जख्मी किया लोगों को, लेकिन इतना बड़ा कोई मृत्यु नहीं हुई। लेकिन पूरी दक्षिण दिल्ली के अंदर ये कार्रवाई हुई। और हमारे लोग दिल्ली आए, दिल्ली प्रदर्शन किया, दिल्ली सरकारों से मिले, सबसे मिले, संघों से मिले, पार्टियों से मिले। लेकिन भारत सरकार की तरफ से, भारत की जनता की तरफ से, हिंदुओं की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। तो उनको लगा अब ये मौका है इनको करने का। तो 1990 में फाइनल असॉल्ट हुआ। 1919 जनवरी 1990 की रात, वो तो खतरनाक रात थी। भगवान ना करे तुम्हारे किसी दुश्मन को भी वो रात सहनी पड़े। वहाँ पे जो हुआ था, पूरे कश्मीर के मुसलमान सड़कों पे थे या तो मस्जिदों में थे, नारे लगे थे, यहाँ का चलेगा निज़ाम मुस्तफ़ा, कश्मीर में रहना होगा, अल्लाह अकबर कहना होगा। एक कश्मीर के हिंदुओं अपनी औरतें यहाँ छोड़ा, मर्द यहाँ से दबाओ जाओ। और एक नारा जो हर
जहाँ पे भी जहाज चलता है तो वहाँ पे एक नारा लगता है, उनकी लोकल लैंग्वेज में लगता है। कश्मीर में ये लगा था, रेलियो गलियो याद चलियो। ये हर भाषा में जहाँ जहाँ पे ये खासकर ये वहाँ पे सुन्नी जहादेश जहाँ पे करते हैं, तो वहाँ पे ये नारा अपनी भाषा में यूज़ किया था कश्मीरी में, रेलियो गलियो याद चलियो, यानी या हमारे साथ मिल जाओ या मर जाओ, नहीं तो दफा हो जाओ। ये हमको 3 ऑप्शन दिए गए। तो हमने अपने ही देश के अंदर एक शरणार्थी बनना जायज़ समझा, ना कि धर्म या अपने भारतीयता के ऊपर हम उनके साथ कंप्रोमाइज़ करते हैं। तो ये, लेकिन दुर्भाग्य से देश के अंदर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। आप समझिए, हम लोग 32 साल से कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग किसी तरीके से हिंदुस्तान की जनता को जगा पाए। क्योंकि मैं समझता हूँ कश्मीर के बारे में जब भी बोलता हूँ, मैं कश्मीर के बारे में नहीं बोल रहा, मैं भारत के पृष्ठभूमि में उसका कश्मीर के बारे में बोलता हूँ। क्योंकि अगर आपने कश्मीर जहाज को कश्मीर में नहीं रोका तो हिंदुस्तान के कोने कोने में कश्मीर उभर के आएंगे, और उभर रहे हैं या 32 साल से कह रहे हैं। आपका PFI को आपने बैन लगाया, PFI का उनका एजेंडा है 2047 तक हिंदुस्तान के इस्लामीकरण करना। ये इस्लामी मुहिम खाली हिंदुस्तान में ऐसे नहीं है। मैं चाहूँगा आप फॉलो करें नॉर्थ अफ्रीका में क्या हो रहा है, यही वहाँ पे टारगेट्स हैं। कितने साल में हम लोग उन देशों को पूरा इस्लामीकरण करेंगे, हिंदुस्तान में हो रहा है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, इसमें काफ़ी स्टडी की है, गज़वाए हिंद की लड़ाई जो 1000 साल पहले शुरू हुई थी वो चल रही है। 1947 में जब पाकिस्तान बना, पाकिस्तान कैसे बना? वो कोई हवा से ऊपर से थोड़ी चढ़ गए थे पाकिस्तान, वो हम पर हिंदुस्तान में थे। यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, मुसलमानों ने वहाँ पे जब 1946 के इलेक्शन हुए तो उनने पाकिस्तान जिन्ना को वोट दिए। तो हिंदुस्तान में पैदा हुए लाखों हिंदुस्तानियों ने इस्लाम के नाम पे, जिन्ना की 2 नेशन थ्योरी के नाम पे, इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान बनाया। वो हिंदुस्तानी थे, बाहर के लोग नहीं थे, वो हिंदुस्तानी थे। तो अगर आप और वो गज़वाए हिंद की एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, जब ये हुआ, बहुत बड़ी उपलब्धि थी गज़वाए हिंद की। तो आपको समझना पड़ेगा कि जब पाकिस्तान बना था तो नारा क्या लगा, लड़के लिया है पाकिस्तान, हंस के लेंगे हिंदुस्तान। कश्मीर उसी गज़वाए हिंद की लड़ाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, क्योंकि वहाँ पे ये 70 साल से चल रहा है। उसकी एक पूरी हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव है। जैसे मैंने बोला, हिंदुओं का वहाँ पे नरसंहार 700 साल पहले शुरू हुआ था। तो वहाँ पे उनको लगता है कि ये पहली उनको सफलता मिलेगी, लेकिन रास्ता और उनका जो लक्ष्य है दिल्ली का लाल किला है। ये भारत में समझ नहीं आ रही लोगों को। तो जब आप कश्मीर के संदर्भ में बोलते हैं तो हिंदुस्तान का सोचिए, हिंदुस्तान का क्या होगा। 26/11 जो हुआ था वो किस लिए हुआ था? वो कश्मीर के नाम से हुआ था। पाकिस्तान का कोई प्रधानमंत्री है, कोई प्रेसिडेंट है, कोई भी लीडर हो, कहता कश्मीर हमारी शारग है। तो जब आप नहीं समझेंगे, और कश्मीर में खाली कश्मीरी पृथकतावादी, कश्मीरी इस्लामिस्ट काम नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे दुनिया भर के जहादियों की इन्वेस्टमेंट है वहाँ पे। और आप समझते हैं कि ऐसे ही खत्म हो जाएगा? नहीं खत्म होगा। जहाद की लड़ाई जो होती है एक मिलिट्री प्रॉब्लम होती है, और मिलिट्री प्रॉब्लम को मिलिट्री तरीके से सॉल्व किया जाता है। दुनिया भर में जहाज की लड़ाई है। आगे बात होगी, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इसको। आपने एक चीज़ का जिक्र किया कि दुनिया समझ नहीं रही है, देश समझ नहीं रहा। मैं कई ऐसे इंसिडेंट्स को इंडिया के अंदर जानता हूँ जब उनका डे आता है। हम नाम ले लेते हैं गोधरा कांड। आप देखेंगे ट्विटर पे ट्रेंड्स चल रहे होते हैं, फेसबुक पे ट्रेंड्स चल रहे होते हैं, हर जगह ट्रेंड्स चल रहे होते हैं। आज इंडियन हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टिव से एक बहुत बुरा दिन है, और वो हमें याद रखना चाहिए ताकि ऐसा दोबारा ना हो। लेकिन आप ट्विटर खंगाल लीजिए, फेसबुक खंगाल लीजिए, कहीं पे आपको एक कैंडल भी नहीं मिलेगी, जबकि गोधरा पे आपको खूब कैंडल्स नज़र आ जाएगी, लोगों का हत्यारा, कातिल, ऐसे वर्ड्स खूब नज़र आ जाएंगे। क्या प्रॉब्लम है कि अभी तक जो कश्मीर का जेनोसाइड है उसको वो स्टेटस नहीं मिल पाया, वो रिकॉग्निशन नहीं मिल पाई? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। गुजरात के दंगों के बारे में जब चर्चा होती है, हिंदुस्तान को, हिंदुओं को सारे विश्व में बदनाम किया गया, अभी तक बोला जाता है। लेकिन कोई ये नहीं बोलता कि साबरमती में 50 से 60 राम भक्तों को, हिंदुओं को चिकन और मुर्गे की तरह जिंदा जलाया गया, उसके जिक्र नहीं होता। कहाँ कमी है? गुजरात के दंगे तो इसीलिए होते थे ना कि साबरमती एक्सप्रेस के अंदर 60 हिंदुओं को जिंदा जलाया गया था। उसकी चर्चा कभी नहीं होती। कभी देखिए, कंटेम्प्रेरी में दोबारा बोलता हूँ,
आप 1920 के दशक में जब मोपला कत्लेआम हुआ था हिंदुओं का, महात्मा गांधी ने चुप्पी साध दी थी। एनी बेसेंट ने उनको डांट रहा था, महात्मा गांधी को, तुमको दिख नहीं रहा वहां क्या हो रहा है, हिंदू के साथ क्या हो रहा है, कत्लेआम, जेनोसाइड। हिंदू चुप रहे। 1946 में नोखाली का कत्लेआम हुआ, हफ्तों तक बंगाल की सड़कों और गलियों के ऊपर गिद्ध खा रही थी हिंदू की लाशें, तब भी महात्मा गांधी ने चुप्पी साध दी थी। ये तो अच्छा है कि गोपाल पाठा, में गर्व से उसे याद करता हूँ, गोपाल पाठा जो रेवोल्यूशनरी था वहाँ का, बंगाल का, उसने हिंदू की जानें बचाई, हिंदुओं को उसने वहाँ पर मोबिलाइज किया, तो उसको भी नजरअंदाज किया। 1947 में जब पाकिस्तान बना, हिंदुओं की लाशों के ऊपर ना, हिंदू और सिखों की लाशों के ऊपर पाकिस्तान बना, हमने वो भी बुला दिया। अब कश्मीर का जो नरसंहार है, हिंदू का जो नरसंहार है, देखिए दुर्भाग्य ये है कि हम कौन बोलेगा इसके ऊपर है, आप बोलोगे, मैं बोलूंगा, जो सनातनी हिंदुस्तान के हैं वो बोलेंगे ना। तो मैं 32 साल से मित जैसे कई हमारे कार्यकर्ता हैं पूरे हिंदुस्तान में घूम चुके हैं, सारे उनको बता चुका, बहुतों को पता लग गया है। कश्मीर फाइल जब आई है तो जहां मैं नहीं पहुंचा, हमारे कार्यकर्ता नहीं पहुंचे, वहां कश्मीर फाइल्स पहुंची है। लेकिन उसका 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 नतीजा क्या हुआ, आपने अभी सुना होगा कि वो जो बहुत बिटा कराटे नाम सुना होगा, कातिल जिहादी फारूक अहमद डार है उसका नाम, उसने साफ बोला कि किसको मैंने कत्ल किया। उसको तो नाम भी याद नहीं है, उसको तो इतना याद नहीं कि कितने कश्मीरी पंडितों का, कश्मीरी हिंदुओं का उसने कत्ल किया। आप मानेंगे, बड़ी न्यूज़ बन गई थी कि उसकी ट्रायल शुरू होगी, एक केस में उसकी ट्रायल शुरू होगी, दूसरा दिन नहीं हुआ, सेकंड टाइम नहीं हो पाया कोर्ट का वो जो कार्रवाई, तीसरी बार भी नहीं हो पाई। जानते हैं क्यों? क्योंकि जो विक्टिम है उसकी फैमिली का जो काउंसिल है, उसको श्रीनगर एयरपोर्ट में लोकल सरकार ने, लोकल व्यवस्था ने उसको सिक्योरिटी नहीं दी, उसको वापस आना पड़ा। जो दोनों उसके बाद होने चाहिए थे केस में कार्रवाई जो होने चाहिए, वो एबंडन हो गई। या बहुत चर्चा करते हैं यासिन मलिक जेल के अंदर, यासिन मलिक कश्मीरी हिंदू के नरसंहार के लिए जेल में नहीं है, वो मनी लॉन्ड्रिंग के केस में है। तो आप जब तक उन हिंदुओं के लिए जिसने इतना बड़ा कत्ल किया, इतना बड़ा नरसंहार किया, आप उसको माफ करना चाहते हैं, तभी पूरे भारत के अंदर जिहादियों के हौसले बंद हो गए। आपने सही बोला है, जब रोहिंग्यास के लिए आज़ाद मैदान के अंदर, मुंबई में आज़ाद मैदान में जो अमर जवान ज्योति है उसको तोड़ दिया जाता है, क्योंकि रोहिंग्यास मुसलमान है। मुसलमान के ऊपर कहीं पे भी, दुनिया पे भी हाथ उठे तो हिंदुस्तान के मुसलमान एकदम हो जाते हैं। देखिए, हिंदू लाइव्स डू नॉट मैटर इन दिस कंट्री। दिल्ली के अंदर सर, जंतर मंतर के ऊपर जो फलस्तीनी की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हमास बोलते हैं, वो टेरर ऑर्गेनाइजेशन है। उनके अंदर फलस्तीन का एक हिस्सा जिसे वेस्ट बैंक बोलते हैं, गाजा, वो उनकी हुकूमत के अंदर है। वहां पे वो रॉकेट लॉन्च करते हैं इजराइल के ऊपर, इजराइल 2 वापस फेंकता है, तो फिर वहां पे बर्बादी होती है। जंतर मंतर के ऊपर हिंदुस्तान के सेक्युलर, हिंदुस्तान के मुसलमान मोमबत्ती का मास्क निकालते हैं उस संगठन के लिए, हमास के लिए, जो एक घोषित आतंकवादी संगठन है। लेकिन हिंदुओं कोई मरता है, कुछ होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब तक इस देश के अंदर हिंदुओं के बारे में आप नहीं सोचेंगे, आप मान लीजिए, मैंने जैसे बोला 1947 में गजवाए हिंद की लड़ाई की बहुत बड़ी उपलब्धि जो उन्होंने पाकिस्तान बनाया, हिंदू और सिखों के खून के ऊपर। और PFI का जो अभी उनका पता लग गया कि उनको 2047 के में हिंदुस्तान के अंदर इस्लामीकरण करना, वो टारगेट पे चल रहे। उनके लिए वक्त की कोई प्रॉब्लम नहीं, 2047 में नहीं होगा, 3000 वर्ष में होगा, 4000 में होगा। उन्होंने हिंदुस्तान का गजवाए हिंद की लड़ाई को कामयाबी तक पहुंचाना, वो चल रहा है, क्योंकि हिंदू नहीं जाग रहा, हिंदू नहीं बोल रहा है। बांग्लादेश में क्या हो रहा है? जब पाकिस्तान बना दिया गया था, 25% थे हिंदू और सिख, और पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान में। आज की तारीख में जो ये पश्चिमी पाकिस्तान है, जो अभी पाकिस्तान है, वहां पे 2% हिंदू रह गए। वहां के 11-12 साल की हिंदू लड़की को उठा के ले जाते हैं, तीसरे दिन वहाँ के एक मुल्ला है, मियाँ मुट्ठू बोलते हैं उसको, वो इसमें एक्सपर्ट है,
हिंदू लड़कियों को मुसलमान बनाने में। दूसरे दिन वो टीवी के सामने उनको लाता, कहता है कि भाई अपनी मर्जी से मुसलमान बन गए, और हम लोग चुप। रोहिंग्यास के लिए, जैसे मैंने बोला है, हमस के लिए हिंदुस्तान के अंदर सारे जाग जाते हैं, लेकिन हिंदू को फर्क नहीं पड़ा कि 25% से 2% रह गए हैं पाकिस्तान में और 8 या 9% बांग्लादेश में रह गए। क्या करते हैं हम लोग? सर, ये जो इतना बड़ा जेनोसाइड हुआ, यासीन मलिक और बिट्टा कराटे मोहरे हो सकते हैं, ये इतने बड़े प्लेयर्स नहीं हैं। इनको भले ही ये जो फिल्म वगैरह आई उसमें पॉलिटिकल एंगल नहीं दिख पाया, आज दुनिया उनको बहुत बड़ा अपराधी मानती है। मैं अगर गलत हूं तो आप मुझे करेक्ट कीजिएगा। शेख अब्दुल्ला को हाउस अरेस्ट कर रखा था, उसके बाद वो बाहर आते हैं और कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम नज़र आनी शुरू होती है वो उनके बाहर आने के बाद ही शुरू होती है। उस वक्त में कश्मीर में एनसी की गवर्नमेंट थी, फारूक अब्दुल्ला सीएम थे, केंद्र में मुफ्ती मोहम्मद सईद जो कि पीडीपी पार्टी से हैं वो गृह मंत्री थे, वीपी सिंह की सरकार थी, और राजीव और फारूक की दोस्ती। ये 4-5 पॉलिटिकल बड़े लीडर्स उस टाइम में आते हैं। एक जगमोहन जी का नाम भी आता है जो कि उस टाइम में गवर्नर थे। ये कुछ ऐसे लीडर्स हैं जिनके बारे में चर्चाएं नहीं होती हैं। वीपी सिंह के बारे में तो बिल्कुल चर्चा नहीं होती, जिनकी सरकार में ये जेनोसाइड हुआ, लेकिन उस सरकार को बाहरी समर्थन भाजपा ने दिया तो उसके ऊपर दोष ज़रूर मरा जाता है। आप ये बताएं कि ये जो पॉलिटिकल गेम है वो बिगिन एक्चुअल में कब से हुआ कि हाँ अब जो है वो मास लेवल पे एग्जीक्यूशंस होंगे? जैसे मैंने बताया 1986 में जो दक्षिण कश्मीर के अंदर हिंदुओं के ऊपर हमला हुआ, उस टाइम में राजीव गांधी जी, हाँ जी बिल्कुल। तो वही खाली दोस्ती नहीं थी फारूक अब्दुल्ला और राजीव गांधी की, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का अलायंस था, जिससे अंतर्गत चीफ मिनिस्टर फारूक अब्दुल्ला थे। वो क्या करता है, जब जहादी AK-47 राइफल लेके गली मोहल्लों गांव शहर में कश्मीरी हिंदुओं को चुन रहे थे, मार रहे थे, तो ये फारूक अब्दुल्ला उसी रात को रिजाइन करता है, भाग जाता है। कायर बुज़दिल चीफ मिनिस्टर बन चुका था ये उस वक्त, इसकी जिम्मेवारी थी अपने जो नागरिक हैं उनकी सुरक्षा के लिए, ये भाग जाता है। तो कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, राजीव गांधी की कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। तो वीपी सिंह ने के सरकार के अंदर जो होम मिनिस्टर मुफ्ती मोहम्मद थे, हिंदुस्तान का पहला मुसलमान गृह मंत्री, वो क्या करता है, अपनी बेटी को छुड़ाने के लिए उसको आतंकवादी सो कॉल्ड किडनैपिंग हुई थी, जो बाद में कहा जाता है ये पूरा रचा हुआ प्लॉट था। मैं चाहता हूँ कि ये सरकार वाइट पेपर लाए, कैसे वो किडनैप हुई थी, कैसे वो छूट गई थी, क्योंकि उसको छुड़ाने के लिए एक बहुत ही खतरनाक आतंकवादी को छोड़ दिया गया। वही मुफ्ती मोहम्मद सईद, होम मिनिस्टर, गृह मंत्री, जिसकी पूरे राष्ट्र की सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी के इंचार्ज है, उसको लकवा लग गया था क्या जब कश्मीर के अंदर नरसंहार हो रहा था? लेकिन सरकार किसकी थी? बीजेपी की तो सरकार नहीं थी वहाँ पे। और मैं पूरी पॉलिटिकल, मैं जब भी बात करता हूँ, कश्मीर जहाद को एक पॉलिटिकल लेवल से बाहर रखना पड़ेगा, क्योंकि कश्मीर जहाद सिर्फ कश्मीर के लिए नहीं है। मैंने बताया उनकी नज़र दिल्ली के लाल किले पे है। हर पार्टी को ये समझना चाहिए कश्मीर की ओर राजनीति ना करें। आपने अलायंस के अंतर्गत नरसंहार होता है, राहुल गांधी और उसके कांग्रेस और एनसी की, उसकी जवाबदेही कौन करेगी? उस मुफ्ती मोहम्मद से किसी भी पार्टी का हो, होम मिनिस्टर को, क्या उस पर ट्राइब्यूनल पर नहीं बुलाना चाहिए? तुमने क्या किया कश्मीरी हिंदू को बचाने के लिए? फारूक अब्दुल्ला को उसको नहीं पूछना चाहिए तुमने क्या किया कश्मीरी हिंदू को बचाने के? 19 जनवरी को तो फॉर्मली बहुत खतरनाक रात थी, लेकिन पलायन और कत्लेआम तो उससे पहले शुरू हो गया था जब वो मुख्यमंत्री था। जिस शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को जवाहरलाल नेहरू ने हिमालयन ब्रदर्स करके उसको 370 और 35 दे के वहाँ पे एक छोटा मोटा पाकिस्तान हाथ में दिया था शेख अब्दुल्ला के, है ना, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि कश्मीर आज बर्बाद हुआ है। फारूक अब्दुल्ला अभी बोला 370 जब हटाने के बाद बोला हम चाइना से अपील करेंगे कि हमको 370 दिलाए। ये देशद्रोह नहीं तो क्या है? नेशनल कॉन्फ्रेंस का बारामूला कश्मीर की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है लोकसभा की, वो मेंबर आज की तारीख में लोकसभा में बैठा हुआ है। उसने वो जम्मू कश्मीर की असेंबली का मेंबर रह चुका है, स्पीकर रह चुका है जम्मू कश्मीर असेंबली का। वो जम्मू कश्मीर असेंबली में, लाइव असेंबली में पाकिस्तान जिंदाबाद नारा लगाता है और बाहर आके पत्रकार उससे पूछते भाई ऐसा क्यों बोला? बोलता है कि मैं मुसलमान हूं, बाउक हो गया। और फारूक अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस को क्या करती है? उसको इनाम देती है, उसको जम्मू कश्मीर MLA से MP बना देती है।
और मैं सरप्राइज नहीं होगा, शॉक भी नहीं होगा किसी ने हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में बोलेगा पाकिस्तान जिंदाबाद। किनको आप दूध पिला रहे हो? आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी है उनको इस बारे में सोचना चाहिए। कश्मीर जहां तक मिलिट्री प्रॉब्लम है, वो जहां उनको मौका मिलेगा वहां हिंदू को मारेंगे, क्योंकि ये भी मानता हूं कश्मीर के अंदर आज की तारीख में इंटरनल सिक्योरिटी का ग्रिड जो है ना बहुत पुख्ता है, बहुत अच्छा है। और इसी वजह से जहाज जो है एक हाइब्रिड वॉर बन चुका है। अब वो ये नहीं करेंगे गांव में जाएंगे 10 हिंदू को इकट्ठा करेंगे या 5 हिंदू को इकट्ठा करेंगे मार देंगे उनको। अब वो जो कुछ चुन चुन के मारेंगे जहां पे मारेंगे, क्योंकि आपका जो सोशल मीडिया का जमाना है वही दहशत क्रिएट करनी है, न्यूज़ क्रिएट करनी है, वो एक को मारने से हो जाएगा। पुलवामा का कत्ल, वो जो पुलवामा का 40 सुरक्षा कर्मियों को मारा गया, जिनके 40 के बाद एटलीस्ट एक के बाद एक AK-47 राइफल थी, एक आदमी ने मारा उनको, एक जहादी ने फिदाइन अटैक करके मारा। वो एक्ट ऑफ वॉर था, वो जंग का एक हिस्सा था। वो आज भी हो सकता है। राहुल भट्ट कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ है ना ऑफिस के अंदर, मुसलमान बाकी कर्मचारी बैठे हुए, आते हिंदू समझ के, उसको पता है ये हिंदू है, किसी लोकल ने अंदर ही ऑफिस वाले ने बताया, वो बैठता है वहां बैठता है, जाके मार दिया उसको। स्कूल के अंदर मीटिंग चल रही है, जहादी चल के आते हैं, अंदर चलते हैं, वहां मीटिंग में से पूछे में आइडेंटिफाई करते हैं, उनका ID कार्ड देखते हैं। सुपेंद्र कोस एक सिख प्रिंसिपल और दीपक चंद हिंदू टीचर, इन दोनों को अलग करते हैं, गोली से मार देते हैं दिन दहाड़े। चलते चलते आतंकवादी घुसते हैं, चलते चलते आतंकवादी बाहर जाते हैं। और कश्मीर के आतंकवादी नक्सली की तरह नहीं है जो जंगलों में रहते हैं, वो घरों में रहते हैं। एक घर से निकलते हैं, मारते हैं हिंदू को और दूसरे घर में चले जाते हैं। ललित जी, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा रोकूंगा। जिन लोगों की हमने चर्चाएं की, वो लोग अब एक बड़े मंच के साथ कुछ दिनों में जम्मू कश्मीर में इकट्ठा होने वाले हैं। राहुल गांधी, राजीव गांधी के पुत्र, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो का एक मुहिम चला रहे हैं, जिसमें PDP और NC दोनों ने समर्थन दिया है। फारूक अब्दुल्ला तो मिल भी लिए हैं। और इन दोनों का स्टैंड जो 370 और 35A पे है वो हमें पता है। 370 और 35A एक बहुत बड़ी वजह रही है कश्मीर में जेनोसाइड की। क्या ये जो पॉलिटिकल चेंज है वो कश्मीरियों के लिए ट्रबल लेके आएगा? देखिए, ऐसा है, जिस प्रकार से कश्मीर के अंदर एक सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक प्रोसेस चालू करने का कार्य चल रहा है, ये खाली कश्मीर के लिए खतरनाक नहीं है, पूरे भारत के लिए खतरनाक है।